हेलो बच्चों, आज हम आव्यूह के बारे में जानेंगे कि आव्यूह क्या है, आव्यूह की क्या उपयोगिता है, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, आव्यूह में कौन कौन सी ऐसी संक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से हम जटिल से जटिल गणनाओं को आसान कर लेते हैं, उनका निराकरण आसान तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आव्यूह क्या है। मान लीजिए राम के पास मान लीजिए राम के पास 5 पेन और 6 पुस्तिकाएं हैं। इसी प्रकार श्याम के पास 5 पेन और 4 पुस्तिकाएं। तो आप इसके लिए पढ़ेंगे राम के पास 5 पेन 6 पुस्तिकाएं, श्याम के पास 5 पेन 4 पुस्तिकाएं। क्यों ना हम इसे सम्मिलित करके और सरल करें और एक ऐसे तरीके के साथ इनको लिखें जिससे पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो इसको हम लिख सकते हैं, दीर्घ कोष्ठक के अंदर हम इन्हें लिखेंगे 5 5 6 4। 5 5 पेन के लिए इंडिकेट कर रहा है और 6 और 4 पुस्तिकाओं के लिए इंडिकेट कर रहा है। ये राम के पास हैं 5 पेन और 6 पुस्तिकाएं और 5 पेन और 4 पुस्तिकाएं श्याम के पास हैं। देखिए, तो यहां पे हमने एक नए प्रकार की रचना की। वस्तुएं वही हैं, बस उनका थोड़ा सा क्रम बदल के, उनको थोड़ा सा विन्यासित करके, एक अलग प्रकार की रचना करके उनको व्यवस्थित किया। तो इस प्रकार की जो रचना होती है, इस प्रकार की रचना करके हम किन्हीं वस्तुओं की गणनाओं को हम बताते हैं, वस्तुओं के बारे में बताते हैं, अवयवों के बारे में बताते हैं। तो ऐसी रचना आव्यूह कहलाती है। अब आव्यूह की रचना कैसे हुई? अवयवों से हुई, या इसके अंदर जो भी राशियां लिखी गई हैं इनके माध्यम से इसकी रचना हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आव्यूह की रचना विभिन्न प्रकार की अदिश राशियों के माध्यम से होती है। और एक उदाहरण देख सकते हैं, मान के चलते हैं कि एक दीर्घ कोष्ठक के अंदर आपने ए बी सी डी लिखा, तो ए भी एक प्रकार का आव्यूह है। ए बी सी डी भी कोई ना कोई राशियां यहां पर है। ठीक, अब यहां पे बात आती है कि आव्यूह को दर्शाया किससे जाए। दीर्घ कोष्ठक से भी दर्शा सकते हैं, डबल बार से भी आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर उपयोग होने वाला जो आव्यूह है वो इस प्रकार का आव्यूह होता है, दीर्घ कोष्ठक के अंदर इसकी गणना होती है। तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आपको कि हमें जब हम गणनाएं आसान तरीके से पहले कर सकते थे तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो गणनाएं हम करते थे वो गणनाएं करते करते समय भी लगता था और उनकी जटिलता बढ़ती जाती थी। उस जटिलता को कम करने के लिए, उनका सरलीकरण करने के लिए और उसके निराकरण के लिए हमें आव्यूह की आवश्यकता पड़ी। अब हम जानते हैं कि आव्यूह को हम परिभाषित कैसे करेंगे। उदाहरण के माध्यम से तो हमने समझ लिया कि आव्यूह क्या है। अब हम परिभाषा के आधार पर हम जानेंगे कि आव्यूह क्या है, इसकी परिभाषा हम कैसे बोलेंगे। ये तो आपने जान लिया कि अदिश राशियों का क्या है, एक प्रकार का जमा हुआ विन्यास है, लेकिन परिभाषा के रूप में आपको बताना है तो कैसे बोलेंगे आप? इसके लिए बोल सकते हैं, ये आपकी परिभाषा है। ठीक, परिभाषा के लिए आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं परिभाषा। कैसे बना सकते हैं? जो दीर्घ कोष्ठक के अंदर जो राशियां हैं, ये राशियां कौन सी हैं? अदिश राशि। किसके अंदर है? दीर्घ कोष्ठक के अंदर। इसकी रचना कैसी है? आयताकार रचना है। ठीक है, या विन्यास बोल सकते हैं कि
विन्यास क्या है। ठीक, तो बस इसी को आप मिला के बोल देंगे तो इसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बनेगी आपकी आव्यूह अदिश राशियों का अदिश राशियों का आयताकार रचना या अभिविन्यास है। अभिविन्यास है मीन्स की रचना है। ठीक है, अभिविन्यास है। आव्यूह अदिश राशियों का आयताकार रचना या अभिविन्यास है। अब आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी आव्यूह बन रहा है, इस आव्यूह में के अंदर जो भी अदिश राशियां लिखी जा रही हैं, ये किसी ना किसी माध्यम से जमी हुई है, या तो क्षैतिज है या फिर ऊर्ध्वाधर है। अर्थात आव्यूह में जो अवयव भरे जाते हैं उसके अंदर जो भी राशियां हैं वो या तो क्षैतिज रहती हैं, देखिए ये क्षैतिज है, क्षैतिज में ABCD जमे हुए हैं। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों को आप R1 और R2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे अर्थात स्तंभ में जो अवयव जमे हुए हैं इसको हम कॉलम C1 या C2 आप बोल सकते हैं इसको, या स्तंभ आव्यूह बोल सकते हैं, या स्तंभ अकेला बोल सकते हैं। ठीक है, अब आव्यूह को आप परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे, आव्यूह अदिश राशियों की आयताकार रचना या अभिविन्यास है जो पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर बनी होती है। अब बात आती है कि किसी भी आव्यूह के अंदर पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कितनियां पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं, 2 पंक्ति लिखी। यहाँ पर स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 स्तंभ लिख लेंगे, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इस प्रकार जो हम क्रम लिखते हैं इसको, या इस प्रकार जो हम रचना लिखते हैं इसको हम कोटि कहते हैं या क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। इसके लिए प्रत्येक आव्यूह का कोई ना कोई क्रम होता है, कोई ना कोई कोटि होती है। कोई सी भी कोटि आपकी हो सकती है। जैसे आपने यहाँ लिख दिया ABCD, तो ये आपके 2x2 की आव्यूह हो जाए, अर्थात 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक है, अब जैसे आपसे बोला जाए कि 4x3 का आव्यूह बनाइए, 4x3 का आव्यूह बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप। इसके लिए आप बना सकते हैं, सबसे पहले तो 4 पंक्तियां लिखनी होंगी हमारे लिए। क्या करना होगा, 4 पंक्तियां लिखनी होंगी। कैसे लिख सकते हैं, A11 A21 A31 A41। अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहां पे देखिएगा कि A11 का मतलब क्या होता है। A11 का मतलब होता है कि A अवयव या A प्रविष्टि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित है। ये प्रदर्शित करता है, पहला वाला जो पहला वाला है ये पहला प्रदर्शित करता है आपका पंक्ति अर्थात R, और दूसरा स्तंभ अर्थात C के लिए रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A21, कहने का मतलब है कि A21 अवयव या अदिश राशि दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित है। ठीक है, दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ में स्थित है। ठीक है बच्चों, अब हमें किसकी रचना करनी थी, 4x3 की रचना करनी थी। तो ये 4 पंक्ति हो गई आपकी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A21 ये आपका हो जाएगा
A21 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका A22, A32, ठीक है, ये आपका 2 3 हो जाएगा, ठीक है, A3 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या दिया है 1 1 2 दिया है बच्चों, है ना। ये आप इसको सही से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका A3 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, A4 2, राइट। ये आपकी रचना हो जाएगी 4 क्रॉस 3 की। कहने का मतलब इसमें टोटल अवयव कितने होंगे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, लेकिन अभी अवयव कितने हैं, अभी अवयव कितने हैं 8। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी तीसरा स्तंभ भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके कितने स्तंभ हैं 3 स्तंभ हैं, और यहाँ पे अभी कितने स्तंभ दिए गए हैं 2। तो तीसरा स्तंभ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा A1 3 तीसरा स्तंभ, A2 3, A3 3, A4 3। ये रचना हो जाती है आपकी 4 क्रॉस 3 की, ठीक है बच्चों। ये आपने जाना, मैं इसको मेमोराइज कर देता हूं कि आपने क्या क्या जाना। आव्यूह की आपने परिभाषा जानी, आव्यूह को समझा कि आव्यूह क्या है, इसकी उपयोगिता क्यों पड़ी, और आव्यूह किससे प्रदर्शित किया जाता है, दीर्घ कोष्ठक, जो आपका दीर्घ कोष्ठक है, दीर्घ कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है, और इसके अंदर जो भी अवयव होते हैं, जो भी राशियां होती हैं, उसे हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अवयव कहते हैं या प्रविष्टियां कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक आव्यूह की प्रविष्टियां अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि 10 होंगी, कि 8 होंगी, कि 12 होंगी, कि 16, जितनी चाहे हो सकती हैं, स्थिति के अनुसार रहेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं आव्यूह के प्रकार, ठीक है बच्चों। आव्यूह के हम प्रकार जानते हैं कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। प्रकार, सबसे पहला प्रकार है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता है, एक स्तंभ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्तंभ, आप बोल सकते हैं आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह। तो इसमें केवल एक स्तंभ होगा, यहाँ पे आपका 2 3 4, ये आपका स्तंभ आव्यूह। क्रम क्या होगा इसका 3 क्रॉस 1, अर्थात एक स्तंभ और 3 पंक्तियां हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है और उसी स्तंभ में सारे अवयव होते हैं, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे हमने देखा ए बी, ये आपका 2 क्रॉस 1 है, ए बी स्तंभ आव्यूह का उदाहरण है। और भी उदाहरण देख लीजिए, 4 का देख लीजिए, एक 4 का देखा तो 1 2 3 4, ये आपका 4 क्रॉस 1 का हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि देखिए यहाँ स्तंभ एक है, यहाँ स्तंभ एक है, और यहाँ भी स्तंभ एक है, ठीक। अर्थात स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, उसी स्तंभ में आव्यूह उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार रो मैट्रिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति आव्यूह, ठीक। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें केवल क्या होती है, एक पंक्ति होगी आपकी, केवल एक पंक्ति, उसी पंक्ति में सारे अवयव रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 क्रॉस 3। 4 का देख लीजिए आप, ए बी सी डी,
ए आपका हो जाएगा 1x4, 2 का देख लीजिए आप, ए बी, ए आपका हो जाएगा 1x2। यहां पे कॉमन क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे देखिए पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, सभी जगह केवल एक पंक्ति प्रदर्शित है। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है और उस आव्यूह के अवयव उसी पंक्ति में स्थित होते हैं, रो मैट्रिक्स कहलाता है या पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसको जीरो आव्यूह क्यों कहा जा रहा है। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें कुल अवयव या जितने भी अवयव हैं उसके अंदर सारे अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, ये आपका शून्य आव्यूह है। क्या है बच्चों, ये शून्य आव्यूह। ठीक, कोई सा भी आव्यूह हो सकता है आपका, 0 0 0, अंदर जो भी राशि रहेगी वो जीरो रहेगी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ए 0 0 0 0 0, ये आपका 2x3 का आव्यूह बन गया। आपने लिखा यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का आव्यूह बना। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह कहते हैं। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग आव्यूह कैसा होगा, इसकी कंडीशन है जिसमें पंक्ति बराबर स्तंभ या रो और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो वर्ग आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं, देखिए यहां मान के चलिए कि इसमें दो पंक्ति हैं। ठीक, ए मान लीजिए और बी ए मान लीजिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो पंक्ति और दो स्तंभ हैं, तो ये वर्ग आव्यूह होगा। यहां पे आपने लिखा जैसे ए बी सी लिखा, तो ये आपका 2x3, तो ये वर्ग आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, और उदाहरण इसके हो सकते हैं आपके। ठीक, और उदाहरण आपके जैसे मान के चलें, आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 2 3 8 5 2 0 1 0, ये आपका 3x3 का आव्यूह बन जाता है। और आपसे पूछा जाता है बताइए कि ये आव्यूह वर्ग आव्यूह है कि नहीं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कोटि 3x3 की है, मतलब वर्ग आव्यूह है। यहाँ पे आपने देखा कोटि 2x2 की है, मतलब वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है डायगोनल। इसके बाद बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स, अर्थात विकर्ण आव्यूह। किसकी बात आती है, विकर्ण आव्यूह की बात आती है। अब देखो बेटा, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि विकर्ण में कोई ना कोई इसका रिलेशन है, विकर्ण का कोई ना कोई रिलेशन है। देखिए यहाँ पे शून्य आव्यूह जैसा रहेगा आपका, देखिए जैसा आपका मान के शून्य आव्यूह आपने ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 0 0 2। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 0, ये शून्य रहेगा, ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, और ये मान के चलो 1 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पे जो विकर्ण में अवयव हैं, अकेले विकर्ण में अदिश राशियां हैं, सिर्फ विकर्ण में क्या है, इनके अवयव हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह में अवयव अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक जैसा अवयव हो, अलग अलग हो सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 1 0 0 2, ये क्या विकर्ण आव्यूह है, बिल्कुल है, क्योंकि विकर्ण में 1 2 है, बाकी के
शून्य रहते हैं। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में अकेले अवयव होते हैं, बाकी के अवयव शून्य होते हैं, इस प्रकार के आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट आव्यूह आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह विकर्ण से संबंधित है। जैसा विकर्ण आव्यूह होता है वैसे ही आपका अदिश आव्यूह होता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे एक रचना मैं करूं, यहां पे लिख दिया 1 0 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे आप चाहे तो 2 लिख सकते हैं, 2 2 0 0, ठीक, 0 और 2 लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि विकर्ण तो है, लेकिन विकर्ण के जो अवयव हैं वो एक जैसे हैं। इस प्रकार की जो आव्यूह की रचना होती है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं या अदिश आव्यूह कहते हैं। ये क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। ये आपका 3x3 का। और भी उदाहरण हो सकते हैं। मान के चलो आपने √3 0 0 लिखा, 0 √3 0 लिखा और यहाँ पे 0 0 √3 लिखा। ये भी आपका क्या है? अदिश आव्यूह है। ये भी 3x3 का है। आपने लिखा यहाँ पर √2 0 0 √2, ये भी आपका अदिश आव्यूह है। ठीक, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला आव्यूह है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह। ठीक, तत्समक आव्यूह, इसको हम बोल सकते हैं तत्समक आव्यूह, या इसे आप इकाई आव्यूह भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, इसका भी विकर्ण से संबंधित है। मान के चलो आप रचना कुछ इस प्रकार से करते हैं, 1 0 0 1 1 0, यहाँ पे 0 रहेगा, 0 0 1। ये आपका 3x3 की रचना होती है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ डिफरेंस देख रहे हैं स्केलर में, और इसमें कुछ अंतर देख रहे हैं आप आइडेंटिटी में। देख रहे हैं कि इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो एक एक है, इकाई है, इसलिए इसको हम इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2x2 की हम बात करें तो 1 1 0 0, ये आपका 2x2 का क्या हो जाएगा? इकाई आव्यूह हो जाएगा। इसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं आई से। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? आई से। जैसे आपने 0 का लिखा था आपने 0 आव्यूह, इसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं ओ से। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? ओ से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए किससे प्रदर्शित कर सकते हैं आप? आई से। इकाई आव्यूह है ये। ठीक है, इसका गुणांक किसी भी आव्यूह में होता है तो वही आता है, जो आव्यूह है आपका वही का वही आव्यूह आता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 7 प्रकार के आव्यूह हैं जिसकी सहायता से आप अनेक संक्रियाओं के द्वारा जटिल से जटिल समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की उपयोगिता क्या है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह के प्रकार कितने हैं। तो हमने 7 प्रकार पढ़े हैं। 7 प्रकार में आपने देखा कि आखिरी जो 3 प्रकार के आव्यूह हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 3 प्रकार के हैं इनमें एक सिमिलरिटी है कि सिर्फ विकर्ण की बात हो रही है। जो डायगोनल है, जो विकर्ण आव्यूह है, इसमें क्या है? ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में आपके अलग अलग अवयव हो सकते हैं, ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और अदिश आव्यूह, उस विकर्ण के जो भी अवयव रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे और बाकी के अवयव शून्य रहेंगे, तो ये आपका अदिश आव्यूह। और
आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह क्या होता है कि जो विकर्ण के आव्यूह हैं उसमें केवल एक एक अवयव रहेगा, एक के अलावा कोई अवयव नहीं होगा, बाकी के अवयव शून्य होंगे। इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के आव्यूह हो जाते हैं। बाकी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। नमस्कार।